हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अर्पित बंसल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल कंसेप्ट क्रैक पर। आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपना चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सबने अच्छे से किया होगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। हमने अपने लास्ट सेशन में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे सीबीएसई ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आई होप आपको वो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको ये भी पता लगा होगा कि बोर्ड में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिर्फ आपको कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए और आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अच्छे से आपको क्वेश्चन करने का तरीका होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में अपना शुरू कर रहे हैं हम अपना न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या कवर अप करेंगे? सबसे पहले चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस हो जाते हैं वो करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर भी लेना ठीक नहीं है। तो यही हमारा 30 to 40 मिनट्स का लेक्चर रहेगा, उसमें भी जितना कवर अप हो जाता है हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, चैप्टर का नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना? तो इसको अगर हम पूरे सेंटेंस को तोड़ तोड़ के लिखें तो यहाँ पे दो तीन वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग बैठता है। एक तो पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। दो एक साथ, मतलब कपल मान सकते हैं आप। दो एक साथ। ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब जिसकी पावर वन हो। पावर वन। इक्वेशन और वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब होता है जो अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं जनरली अपनी मैथ्स में? एक्स, वाई, जेड, ईटीसी। और इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल्स आते हैं विद मैथमेटिकल नंबर्स। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। तो पूरा चैप्टर हमारा क्या है? तो जब अगर हम इन सबको एक साथ पढ़ें तो हमारा चैप्टर का नेम क्या बन रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल है, उनका पेयर हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। और उन सभी वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? वन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का मतलब सारे वेरिएबल्स की पावर क्या हो? वन। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में ये कवर अप कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, आप सभी जानते हैं लीनियर इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है? एक लाइन की, है ना? आप सब जानते हैं जो हमारी लाइन होती है इसकी इक्वेशन कैसी होती है? लीनियर, है ना? तो बेसिकली हम इस चैप्टर में अपनी लाइंस पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट लाइंस एंड देयर नेचर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ये कवर अप करने वाले हैं इस चैप्टर में पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो आप सब जानते हैं हम लाइन की इक्वेशन किस में पढ़ रहे हैं? टू वेरिएबल्स में, और वेरिएबल्स की पावर कितनी होगी? वन, क्योंकि हम कैसी इक्वेशन पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन। और आप सब जानते हैं लाइन की इक्वेशन कैसी होती है? लीनियर। तो ए ए1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। ये हमने मान ली एक लाइन की इक्वेशन।
और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या आप देख सकते हैं ये क्या है, एक पेयर है ऑफ लीनियर इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस लीनियर है, और इन टू वेरिएबल्स, क्या दोनों में दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो ये पूरी क्या हो गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब समझ में आ गया आपको हमारा चैप्टर का नेम क्या है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे अपनी दो लाइंस ली हैं हमने और उनकी इक्वेशन मान ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगर आप सब जानते हो तो हमारे पास तीन टाइप की नेचर होती है दो लाइंस की। ठीक है, वो हम सब जानते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं हम पैरेलल लाइंस, है ना, और इंटरसेक्टिंग लाइंस, और थर्ड क्या होती है हमारी कोइंसाइडिंग लाइंस। आप सोच के देखिए, क्या इन तीनों कंडीशन के अलावा दो लाइन आपस में कुछ कर सकती हैं? भाई या तो दो लाइन पैरेलल जा सकती हैं, या दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या आपस में दो लाइन एक दूसरे को क्या कर सकती है, कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर एक, है ना। क्या इनके अलावा लाइन कोई और नेचर शो कर सकती है, पेयर ऑफ लाइंस? नहीं कर सकती। इसमें मतलब हमारे पास ये तीन नेचर्स हैं लाइन की। तो पैरेलल लाइंस आप सब जानते हैं, जो लाइंस कभी भी मीट ना करें और इनके बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस हो, तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन जो किसी एक पॉइंट पर कट करें, वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग कोइंसाइडिंग। को इंसाइडिंग लाइंस में मैंने आपको बता दिया, अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए उसको कोइंसाइड कर दे तो उसे कहते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। अच्छा, क्या को इंसाइडिंग लाइंस पैरेलल लाइंस भी कही जा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कही जा सकती हैं, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 0। मतलब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिखवाता हूँ, नोट, को इंसाइडिंग लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल लाइंस, बट पैरेलल लाइंस आर नॉट को इंसाइडिंग लाइंस। ठीक है। तो कोइंसाइडिंग लाइन को हम पैरेलल लाइंस कह सकते हैं, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस 0 होगा। लेकिन क्या आप पैरेलल को कोइंसाइडिंग कह सकते हैं? क्या पैरेलल तो ये होती है, क्या ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, एक के ऊपर एक है? नहीं, इनके बीच में तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है। तो मतलब कोइंसाइडिंग लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कह सकते हैं, लेकिन पैरेलल लाइंस को कोइंसाइडिंग लाइंस नहीं कह सकते। ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वो हमें कंडीशंस देखनी है। सबसे पहले देखते हैं पैरेलल लाइंस। अगर आपको दो लाइन पैरेलल दी हो तो उनकी कंडीशन क्या होती है? उनकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, दूसरे पेन से लिखते हैं, पहले दूसरा लेते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारे पास कंडीशन आती है किसकी, पैरेलल लाइन। और a1 a2 आप इस इक्वेशन में देखेंगे, आपको ये दो इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है। सेम सिमिलरली हमारे पास इन दोनों की भी कंडीशंस आती हैं। इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये होती है इंटरसेक्टिंग कंडीशन। सिमिलरली कोइंसाइडिंग की क्या होती है, इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है। और ये हो गई हमारी ये, और ये हमने बना दी लाइन। तो ये हमारे पास ये तीन कंडीशन होते हैं, ये तीनों आपको ही लर्न करनी है। ठीक है।
तो आपको ये तीनों कंडीशंस लर्न होनी चाहिए। और अगर आप इनको नाम दें तो हम क्या नाम देंगे? अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा और मैं ये भी बताऊंगा क्यों बोला मैंने ऐसा। हम्म, हम्म। सबसे पहले ली थी हमने पैरेलल, फिर ली थी इंटरसेक्टिंग, और फिर कोइंसाइड। ठीक है। तो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन एक बार फिर लिख लेते हैं। अब मेरे साथ साथ आप भी लिखिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। सिमिलरली इंटरसेक्टिंग की A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सिमिलरली कोइंसाइडिंग की तीनों इक्वल हो जाएंगे। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है। तो अब मैं करता हूं इनका सॉल्यूशंस कैसा होता है अगर लाइंस पैरेलल होती हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल देन दे हैव नो सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। हम सब जानते हैं, हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसी लाइन का। तो क्या पैरेलल लाइंस का कभी कोई सॉल्यूशन होगा? मतलब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल जा रही हैं, क्या ये कभी भी एक दूसरे को मीट करेंगी? और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पे दो लाइंस आपस में कट कर जाए, है ना? मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, एक्सरसाइज 1 सॉरी एक्सरसाइज 2.1। उसमें हम क्या देख रहे थे? एक जो हमें ग्राफ दिया हुआ था, वो जितनी बार एक्सिस को कट कर रहा है वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो क्या ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करेंगी किसी भी पॉइंट में? क्या पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट करती हैं या ये कहीं जाके मीट होंगी? नहीं। तो क्या इनका कोई सॉल्यूशन आएगा? नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। सिमिलरली इंटरसेक्टिंग के लिए आ जाते हैं। इफ लाइंस आर intersecting then they have a unique solution। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। क्या दो लाइंस आपस में एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती। भाई, हमने इसको एक बार इंटरसेक्ट करा दिया इस पॉइंट पे, तो क्या ये अब कहीं और जाके आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? तो क्या इसका एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएगा? और अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं आएगा तो इसका मतलब इसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन का कैसा सॉल्यूशन होता है? एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हो गया। सिमिलरली हम बात कर रहे थे कोइंसाइडिंग के लिए। इफ लाइंस आर कोइंसाइडिंग देन दे हैव infinitely many solutions। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको क्या बताया, कोइंसाइडिंग मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। तो क्या आपको एग्जैक्टली exactly पता है कि ये किस पॉइंट पे मीट कर रही है? भाई, इसका एक ये पॉइंट भी मीटिंग का हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं है जिन पे ये आपस में कट करेंगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये कोइंसाइड हो रही है ना। तो क्या इनका एक ही सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होंगे? देखिए, सॉल्यूशन दोंगे क्योंकि ये आपस में मीट करेंगी। लेकिन क्या आपको वो एग्जैक्ट पॉइंट पता है जिसपे ये मीट करेंगी? नहीं। तो उसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मैनी, मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये थी तीनों कंडीशन इनके सॉल्यूशन की, कि तीनों लाइंस के सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है या इनके कैसे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और तो अब बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम
क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। सॉरी, वो लिखते हैं पेन हैंग। दोबारा फिर से। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अब ये क्या होता है भैया, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। हमने अपनी बेसिकली तीन लाइंस पढ़ी। एक तो पैरेलल लाइंस, और हमारी इंटरसेक्टिंग कोइंसाइड। सबसे पहले इनकी कंडीशंस लिख देते हैं। A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। सिमिलरली A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये इसकी कंडीशन हो गई। पैरेलल का कैसा सॉल्यूशन होता है? नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग का यूनिक सॉल्यूशन। और कोइंसाइडिंग के इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब इनके ऊपर बात आ जाती है कि ये कंसिस्टेंट होते हैं इनकंसिस्टेंट। अच्छा, अगर हम अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड यूज करते हैं तो आप इसका क्या मतलब समझते हैं? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट मतलब लगातार करते रहना, और इनकंसिस्टेंट मतलब बीच में रुक जाना, है ना? जैसे हम कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, इसके अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो लगातार पढ़ाई करता है। और हम कहते हैं कि ये बच्चा इनकंसिस्टेंट है, इसलिए इसके मार्क्स कम आए, तो इसका मतलब वो बच्चा लगातार पढ़ाई नहीं करता, रेगुलरली पढ़ाई नहीं करता, इसके मतलब उसके मार्क्स आते हैं कम। तो इंटरसेक्टिंग जो हमारी लाइंस होती हैं, इनकी नेचर कैसी होती है? कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब आपस में कट करती हैं तो कभी ना कभी तो, कि ऐसा हर बार तो होगा ना जी, जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ना एक इसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। क्या कभी ऐसा होगा कि ये लाइंस कट करके इनका सॉल्यूशन नहीं निकला? हमेशा ही होगा ऐसा, तो इसका मतलब ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगी, कभी भी इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसका मतलब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट नेचर की होती हैं। ठीक है। सिमिलरली हमारी कोइंसाइडिंग लाइंस होती हैं, ये भी क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। ये भी, इसका भी सेम रीजन है। भाई जब दो लाइंस आपस में कोइंसाइड करेंगी तो हम जब एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे तो क्या इनके हमेशा ही इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन निकलेंगे? भाई हमेशा टच तो करेंगी, और जहां पे भी टच करेंगी वो उसको अपने आप में एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो क्या कभी ऐसा होगा कि दो लाइंस आपस में कोइंसाइड ना कर, कोई इंसाइड करें लेकिन उसका सॉल्यूशन ना निकला हो? ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका ये भी कंसिस्टेंट चलती रहेंगी। ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल लाइंस होती हैं इनकंसिस्टेंट। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए, मैंने ये दो लाइंस ली, अभी तो ये पैरेलल है, कि लेकिन जब हम इसे आगे लेके जाएंगे तो क्या ये आपस में कट नहीं हो गई किसी पॉइंट पे? तो क्या इस क्या पैरेलल लाइन की कंसिस्टेंसी बरकरार रही? क्योंकि एक टाइम पे तो ये पैरेलल लाइंस थी, लेकिन क्या अब ये पैरेलल हो पाई? नहीं, अभी ये बन गई कैसी? इंटरसेक्टिंग। तो क्या इनके भी, इनके पास कोई कंसिस्टेंसी है? तो इसका लिए कैसी लाइन हो गई? इनकंसिस्टेंट। तो मैंने आपको ये क्यों बताया? मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया होगा, दो लाइन के पेयर दिए होंगे और कहा होगा कि ये लाइन कंसिस्टेंट है। तो अगर कंसिस्टेंट नाम सुनती आपको ये दो इक्वेशन आनी चाहिए दिमाग में। ठीक है। और अगर वो कहे इनकंसिस्टेंट तो आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? लाइंस पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस होती है इनकंसिस्टेंट, और इंटरसेक्टिंग कोइंसाइडिंग लाइंस होती हैं कंसिस्टेंट। ये बातें भी आपको
ध्यान रखनी। ठीक है। तो ऐसा, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है पूरा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। हाँ जी, तो बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 3.1 ये आपके अकॉर्डिंग टू न्यू बुक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक एक्सरसाइज 3.1 में थे ग्राफिकल क्वेश्चंस, लेकिन न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई सिलेबस, सीबीएसई ने दिस ईयर आपके ग्राफ वाले क्वेश्चंस काट दिए हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में करा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। किसी के पास ओल्ड बुक हो तो एक्सरसाइज 3.2 आप खोल लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकल इक्वेशन तो आपके कट गए, तो मैं आपको इसमें सिर्फ क्या कराऊंगा, मैं आपको इसमें इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, और सॉल्यूशन आप इसका मैं सॉल्यूशन जब निकलवाऊंगा जब मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तब तक के लिए, अब तक के लिए मैं सिर्फ आपको इसमें इक्वेशंस बनाने सिखा दूंगा। ठीक है, तो ए पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट पढ़िए सब। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो 10th क्लास के 10 बच्चों ने किसमें पार्टिसिपेट लिया है? मैथमेटिक्स क्विज में, मैथ क्विज में। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो जो गर्ल्स की संख्या है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लिया हमने एक्स है, और लेट नंबर ऑफ बॉयज मैंने मान लिया वाई है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। उसमें से गर्ल्स कितनी है? एक्स। तो बॉयज कितने हैं? वाई। तो अगर हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहे तो ये नहीं लिख सकते एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। भाई एक्स क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ गर्ल्स। वाई क्या है? नंबर ऑफ बॉयज। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। ऐसे मानिए कि मान लीजिए एक क्लास में 6 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए? इन दोनों को प्लस करा, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो टोटल स्टूडेंट्स आ गए। सिमिलरली मैंने यहाँ कहा है नंबर ऑफ बॉयज की, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? एक्स। और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? वाई। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसे मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो ये क्या कह रहा है? जो गर्ल्स की संख्या है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? एक्स। और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? वाई। और जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा, है ना? तो इसका मतलब ये इक्वेशन बनेगी हमारी। अगर हम एक्स और वाई को एक तरफ ले आए तो क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ पे दो मेथड पढ़ते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। उन मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको यूज करना है ग्राफ, लेकिन वो इस साल आपका कट गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको फिर कराऊंगा जब मैं आपको बता दूंगा कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं। तब तक के लिए आप इतना ही करिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्वेश्चन में क्या करा है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट। 5 pencils and 7 pens together cost 50. 5 pencils प्लस 7 पेन्स, इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है? ₹50। एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, अगर 7 पेन है, 7 पेंसिल्स हैं सॉरी, प्लस 5 पेन है, तो इनकी संख्या कितनी है? 46।
तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। तो क्या हम मान लें, लेट प्राइस ऑफ वन पेंसिल कितनी मान लेते हैं हम, ₹X। लेट प्राइस ऑफ वन पेन कितनी मान लें हम, ₹Y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। भाई नंबर ऑफ पेंसिल, एक पेंसिल की प्राइस कितनी है X, तो 5 पेंसिल की कितनी होगी 5X। एक पेन की कॉस्ट है Y, तो 7 पेन की कितनी होगी 7Y इज इक्वल टू टोटल रुपीज कितने हो गए 50। तो ये बनेगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 7X प्लस 5Y इज इक्वल टू 46। क्या सभी को समझ में आया कि हमने इक्वेशंस कैसे बनाई है? आया सभी को समझ? भाई हमने माना था कि एक पेंसिल की प्राइस है X और एक पेन की प्राइस है Y, और कितनी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट हमें हमारी कितनी पेंसिल है 5, 7 पेन है, तो 5X प्लस 7Y इज इक्वल टू 50। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई 7X प्लस 5Y इज इक्वल टू 46। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब ये क्वेश्चन मैं आपको फिर कराऊंगा, इसमें मैं आपको X और Y की वैल्यू निकालना बताऊंगा, जब मैं आपको सिखा दूंगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, and C1 upon C2, find out where the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coinciding। तो अगर आप देख सकते हैं तो हमें क्वेश्चन में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ है। सबसे पहले वो दो इक्वेशन लिख लेते हैं। 5x प्लस सॉरी 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारी दी हुई है फर्स्ट इक्वेशन। और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारी दी हुई है सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें इन तीनों दोनों इक्वेशन की रेशियो जो हमने पढ़ी थी A1/A2, B1/B2, C1/C2, उसको कंपेयर करके बताना है कि ये जो लाइंस है ये कैसी होंगी। तो हमने तीन टाइप की लाइंस पढ़ी है, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइडिंग। तो हम सबसे पहले A1/A2, B1/B2, C1/C2 की वैल्यू देखेंगे और उनको आपस में कंपेयर करके हम बता देंगे कि वो लाइंस कैसी हैं। और ये क्वेश्चन करने के लिए आपको इन तीनों की याद होनी चाहिए कंडीशन। पैरेलल की क्या थी, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसकी क्या थी इंटरसेक्टिंग की, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। कोइंसाइडिंग की क्या थी, तीनों इक्वल थे। तो हमें वन बाय वन इन तीनों की वैल्यू निकालनी है और कंपेयर करके देखना है, जो आंसर बैठ जाएगा वही क्या होगी, लाइन्स होगी। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले निकालते हैं A1/A2। A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, तो A1/A2 कितना आ गया 5/7। सिमिलरली निकालते हैं B1/B2। तो B1 है -4 और B2 है +6। अगर हम इसे कट करें तो ये बन जाएगा 2/3, तो ये आ गया -2/3। और अब निकाल लेते हैं C1/C2, ये आ गया 8/-9। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्या A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ रहे हैं? A1/A2 है 5/7 और B1/B2 है -2/3। तो क्या आप देख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बैठ रहा है। और ये कंडीशन किन लाइंस की होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस फर्स्ट पार्ट में ये जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आपको याद होनी चाहिए ये कंडीशंस हर लाइन की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 9x प्लस 3y
प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी क्या है? 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। वही सबसे पहले हमारा वही काम, इन तीनों की a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लेते हैं। तो a1/a2 कितना आ गया? 9/18। ये बन जाएगा 1/2। सिमिलरली b1/b2 कितना आ गया? 3/6। तो ये भी बन जाएगा 1/2। और c1/c2 कितना है? 12/24। ये भी हमारा क्या बन जाएगा? 1/2। तो क्या आप देख सकते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल आ रहे हैं। और इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2 1/2 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किन टाइप की लाइंस की होती हैं? अगर आपने सोचा है कोइंसाइडिंग तो बहुत अच्छी। तो ये कैसी लाइंस हो गई? कोइंसाइडिंग लाइंस। आई होप अब मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते अपने हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है? 6x - 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है 2x प्लस सॉरी -y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी। तो सेम अप्रोच इस क्वेश्चन में भी करते हैं। a1/a2 निकालते हैं। 6/2 जो आएगा हमारे पास 3। b1/b2 निकालते हैं। ये कितना आएगा? -3/-1 माइनस से माइनस गया, ये भी बन गया 3। सिमिलरली हम निकालते हैं c1/c2। तो ये आ रहा है 10/9। तो क्या a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू आ रही है 3। लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं आ रही। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? वेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। लेकिन क्या c1/c2 इक्वल है? नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब हमारी ये कंडीशन बन गई तो मैंने आपको क्या बताया था, ये कंडीशन किन टाइप की लाइंस की होती है? बिल्कुल सही, ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे कि हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी का पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि हमने इस चैप्टर में बेसिकली अपना क्या पढ़ा है। हमने बेसिकली आज क्या कवर अप करा, उसका एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या है? तो लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर होती है 1। इक्वेशन मतलब ऐसी टर्म जिसमें अल्फाबेट्स हो और उनके साथ नंबर हो। और वेरिएबल मतलब XYZ। तो पेयर ऑफ हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी लाइंस की। ठीक है, उसके बाद हमने तीन टाइप की लाइंस पढ़ी, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। इन तीनों की कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो MCQ में है चाहे वो 1 नंबर में है। तो ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइन, इन तीनों लाइंस की सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। पैरेलल लाइंस के कैसे सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग का एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और कोइंसाइडिंग के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कोइंसाइडिंग लाइंस पैरेलल लाइंस होती है, लेकिन पैरेलल लाइंस को हम कोइंसाइडिंग लाइंस नहीं कह सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि इनकी नेचर कैसी होती है, इनकन पैरेलल लाइंस कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग होती है कंसिस्टेंट। और कोइंसाइडिंग भी कैसी होती है? कंसिस्टेंट। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे, इसमें हमने क्या बनाया? दो हमारी इक्वेशन बनाई। सिमिलरली इस पार्ट में भी ये करा। और इसमें हमने क्या करा? अपनी जो हमने लाइंस की नेचर बताई बाय यूजिंग दीज रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आज को आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली एक्साइटिंग वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो विदा लेते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
बाय बाय। थैंक यू सो मच।